अस्सलाम वालेकुम। लेट्स टॉक अबाउट कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स टुडे। जब भी आप किसी बिजनेस की कॉस्टिंग करते हो, वाई कॉस्टिंग इज़ नेसेसरी। देखो, कॉस्टिंग आपके पास कॉस्ट होगी तो ही आप कस्टमर को प्राइस कोट कर पाओगे ना। अगर आपके पास कोट प्राइस ही नहीं है, आपके पास कॉस्ट ही नहीं है, तो आप कस्टमर को कैसे प्राइस कोट करोगे कि अभी मैं अपना प्रोडक्ट इतने में सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, अप्रोप्रिएट प्राइसिंग तभी आप कर सकते हो जब आपके पास कॉस्टिंग अवेलेबल है। दैट्स वाई एवरी बिजनेस डज डू कॉस्टिंग। अब हम लोग एक अकेडमी की बात करते हैं कि कोई एक इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन में इन्वॉल्व है वो किस तरह से अपनी कॉस्टिंग करता होगा। अच्छा, कॉस्ट जो होती है ना वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑल्सो इज समटाइम्स यूज बाय द एग्जामिनर एज प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्ट को बनाने में लगी है। ठीक है, एंड द नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, एनपीसी, ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ही कंसिडर की जा रही होती है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये इसके नाम हैं जो अक्सर इंटरचेंजेबली यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट इज और वेरिएबल कॉस्ट इज समथिंग दैट डज चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है एएस लेवल में, जो कॉस्टिंग पे एक सवाल पूछता है और बच्चों को नहीं निकालने आ रहा होता है हाउ टू कैलकुलेट ऑब्जॉर्प्शन रेट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो लेट्स से आपकी एक एकेडमी है, उसमें आप जो डायरेक्ट कॉस्ट क्या लगेगी। डायरेक्ट कॉस्ट टीचर की कॉस्ट है। ठीक है, टीचर जो आप जिसको उसको सैलरी दे रहे हो वो उसकी कॉस्ट डायरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ा रहा है। ठीक है, फिर टीचर जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, ये इसकी एक डायरेक्ट कॉस्ट है, नोट्स की कॉस्ट। ठीक है, सही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली लग रही हैं बच्चे की एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती हैं, जैसे उस इंस्टीट्यूशन का रेंट, रेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर जो है और क्या चीज़ें आ रही होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इनडायरेक्टली लग रही है। ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं लग रही, और ये फिक्स्ड है। जैसे 50,000 यूनिट्स अगर किसी, लेट्स से आपके अकेडमी का जो कॉस्ट है, वो रेंट जो है वो 50,000 है। सही है, लेट्स से आई एम टेकिंग अप एन एग्जांपल। अगर आप 10 बच्चे पढ़ाते हो तो भी आपको 50,000 लगने हैं, अगर आप 20 बच्चे पढ़ाते हो तो भी आपको 50,000 लगने हैं, और अगर आप 50 बच्चे पढ़ाते हो तो भी आपको 50,000 लगने हैं। ठीक है, सो ओवरऑल इट डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेयर एज आपका सैलरी का कॉस्ट, टीचर, अगर आप ऑब्वियसली अगर एक बच्चा देख रहा है तो टीचर भी सोचेगा कि यार एक ही बच्चा है, मैं क्या ही चार्ज करूं। लेकिन ज़्यादा बच्चे हैं तो वो ज़्यादा चार्ज करेगा। ठीक है, इसी तरह से नोट्स हैं, नोट्स जितने बच्चों को मैं डिस्ट्रीब्यूट होंगे उतने ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। सही है, इलेक्ट्रिसिटी है, यूटिलिटी बिल्स हैं। ठीक है, आईटी का सपोर्ट है, आईटी सपोर्ट है जो कि इनडायरेक्टली लग रहा होता है उस क्लास को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, आईटी इक्विपमेंट्स हैं जो आपने खरीदने पड़ते हैं इनिशियल स्टेज पे। सही है, टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज स्मूथ। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली एक अकेडमी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में। सही है, अब लेट्स से जो एक अकेडमी खोल के बैठा है, ठीक है, अब वो करेगा कैलकुलेशन, ठीक है, ऑफ कॉस्ट। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि क्यों कैलकुलेट की जाती है। कैलकुलेट इसलिए की जाती है ताकि कस्टमर को अप्रोप्रिएट प्राइस कोट कर सको, ना ही वो ओवर चार्ज हो, ना ही वो अंडर चार्ज हो। अंडर चार्ज होगी तो आपकी फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएगी एंड यू हैव टू पे आउट ऑफ द पॉकेट। ठीक है, वेराज अगर आप ज़्यादा चार्ज कर लेते हो तो कस्टमर आपसे बोलेगा यार ओवर प्राइस हो, बाकी अकेडमीज इतना चार्ज नहीं कर रही हैं, तो वो हो सकता है दैट माइट शिफ्ट टू योर कंपेटिटर्स। दैट इज़ वाई अप्रोप्रिएट प्राइसिंग इज़ वेरी मच नीडेड। अब लेट्स से आपने एस्टिमेट किया, पहला एस्टिमेट किया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कि कितने आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, ये अच्छा, ये भी अगेन ये एस्टिमेटेड है। सही है, एस्टिमेशन है आपका। लेट्स से आपने अज्यूम किया आपके यहाँ पे आएंगे 10,000 यूनिट्स, 10,000 किड्स। ठीक है, अच्छा, अब आपने दो तरह की कॉस्ट को देखना है कि भाई क्या क्या कॉस्ट लगेंगी। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट। ऑब्वियसली जब आपका टीचर 10,000 यूनिट्स को पढ़ाएगा, 10,000 किड्स को पढ़ाएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली चार्ज करेगा। लेट्स से वो पर किड
पर किड प्राइस जो वो चार्ज करेगा, लेट्स से वो 3000 है पर किड, ठीक है। फिर नोट्स जो वो प्रोवाइड करेगा पर किड वो करेगा लेट्स से 1000 पर किड, ठीक है। ये पर किड अवेलेबल है, ठीक है, पर स्टूडेंट अवेलेबल है। एंड वाई इज इट सो? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट होती है, वेराज फिक्स कॉस्ट इज क्यूमुलेटिव, ठीक है। अब लेट्स से आपने डायरेक्ट कॉस्ट तो पता कर ली कि भाई टीचर जो है वो 3000 रुपये चार्ज करेगा, दैट इज़ वी हैव टू पे, मतलब 3000 पर स्टूडेंट। तो 10,000 यूनिट्स हैं तो ज़्यादा का चार्ज करेगा। अच्छा 10,000 यूनिट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वैल्यू पे मसला आएगा। लेट्स टेक अ वेरी स्मॉलर अमाउंट, लेट्स से it's 2,000 स्टूडेंट्स, बिकॉज वो बहुत वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगी अगर 10,000 से लेंगे तो। ओके, अब आप डिटर्मिन करोगे इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब लेट्स से आपने रेंट अज्यूम किया, ठीक है। ऑब्वियसली आपने मार्केट रिसर्च की होगी, एस्टिमेशंस निकाले होंगे, इस हिसाब से एस्टिमेशन निकलता है, ठीक है। ये अगेन ये एक एस्टिमेशन है, ये तो आपको अवेलेबल था कि भाई इसने बोला 3,000 में डालूंगा और मैं आपको 1000 में प्रोवाइड करूँगा हर नोट, ठीक है। अच्छा रेंट जो आपको आ रहा है वो 20,000 आ रहा है, उस एक कमरे का, उस एक फ्लैट का वॉट सो एवर, उस 20,000 आ रहा है। फिर आपने देखा यार इलेक्ट्रिसिटी भी तो लगेगी, वो आपने देखा 5,000 लग रही है। फिर आपने आईटी सपोर्ट चाहिए, सही है, आईटी सपोर्ट को देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो आपने देखा उसकी कॉस्ट 7,000 आ रही है, ठीक है। फिर आपने बोला आईटी इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे, ठीक है, तो वो लेट्स से 3,000 आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं देख लिया भाई टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, टोटल फिक्स्ड वन, बिकॉज इट डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आईटी सपोर्ट आपको वही प्रोवाइड करेगा जो सबको प्रोवाइड कर रहा है, सही है। अब उसको पर किट पे वो डिपेंडेंट नहीं है। तो 20,000 प्लस 5,000 मेक्स इट 25,000, 25,000 प्लस 10,000 दैट मेक्स इट 35,000, ठीक है। आपने ये देख लिया। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट आपको पर किड अवेलेबल है तो आप प्राइस कोड करने में आपको आसानी होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपको पर यूनिट अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए आप क्या करते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से इसको डिवाइड कर लेते हो ताकि आपको पता चल जाए पर यूनिट कॉस्ट। अब मैंने ऊपर एग्जाम्पल में 2,000 किड्स लिए, सही है, तो मैं क्या करूँगी 35,000 डिवाइडेड बाई 2,000। सो आई गेस इट्स, लेट मी सी क्या बनता है। सो या इट इज़ कमिंग अप एज कि अगर आप 35,000 है और 2 यूनिट्स पढ़ाते हो तो पर यूनिट जो आपने फिक्स कॉस्ट के नाम पे चार्ज करना है वो इतना है पर स्टूडेंट, ठीक है, तो 17.5 है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया उसकी कॉस्ट। अब अकेडमी अपना भी तो प्रॉफिट रखेगी ना, इसको कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन। देखो उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट के नाम से 4,000 चार्ज करना है, क्यों, 3,000 टीचर को जाएगा प्लस वो 1,000 के नोट्स, ठीक है। फिर फिक्स कॉस्ट के नाम पे उन्होंने 17.5 रुपीज़ चार्ज करने, सही है, विच इज़ वेरी लो बिकॉज एग्जाम्पल वैसी हो गई, दैट इज़ फाइन, ठीक है। फिर अकेडमी अपना प्रॉफिट रखेगी, प्रॉफिट, अब वो कितना प्रॉफिट रखेगी, लेट्स से वो कह रही है कि टोटल कॉस्ट का मुझे 20% रखना है, सही है। तो ये होता है 4,000 प्लस 17.5 का 20%, ये प्रॉफिट निकाल रही हूँ कि कितना प्रॉफिट रखेगी। सही, वो रख रही है 803.5, मतलब टोटल अगर मैं देखूँ कि वो प्राइस टू बी कोटेड टू कस्टमर वो कितनी होनी चाहिए, आपने इन सब चीज़ों को ऐड कर लेना है, ठीक है। आई गेस ये आएगी 5,000 मेरे ख्याल से, लेट्स सी। अच्छा 17.5 प्लस 4,000 प्लस 803.5, सो इट्स कमिंग अप एट 4821। अच्छा अब मुझे 4821 थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो लेट्स कैलकुलेट कि प्रॉफिट जो आप रख रहे हो वो 5,000 रख रहे हो, सही है। आपने बस एस्टिमेट कर लिया कि कोटेड प्राइस आपने 5,000 करनी है, ठीक है। और आप जो प्रॉफिट है वो आप इन दोनों का डिफरेंशियल ले लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑड अमाउंट है इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। लेट्स से आपके पास पड़ी है 4,017.5 की कॉस्ट बन रही है, राइट, माइनस इसमें से 5,000 कर दो तो आपको प्रॉफिट का अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक है। 4,017.5 माइनस 5,000, ठीक है, सो इट्स 982.5,
ठीक है, ये हम लोग इतना रखेंगे एज अ प्रॉफिट। तो आपने कस्टमर को 5,000 कोट करना है, ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट थी सारी, ठीक है। कि अच्छा टीचर ने तो अपनी बता दी थी तो वो चेंज नहीं कर सकता, नोट्स की उसने बता दी थी वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन ये चेंज हो सकता है। हमने सोचा था रेंट इतना देंगे, हमने सोचा था इलेक्ट्रिसिटी इतनी देंगे, ये चेंज हो सकता है कि हम लोग भाई आईटी सपोर्ट भाई इतना का रखेंगे, इतने का बंदा रखेंगे, हो सकता है ये सब ना हुआ हो इन रियलिटी, सही है। अब लेट्स से, और या फिर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इतने ना आए हो, लेट्स से आपके पास, अच्छा मैं 2 एग्जांपल्स लेके चलती हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने जितने इमेजिन किए थे ना वही हुए, सही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एक्चुअल है, ठीक है, लेट्स से वो आपने जो 2000 अज्यूम किए थे वही आए, ठीक है, ये एक अजम्पशन आपकी ठीक निकली। डायरेक्ट कॉस्ट भी आपकी बिल्कुल ठीक थी। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में थोड़ा सा मसला आ रहा होता है, ठीक है, यही ओ ए आर है। ये देखो ये जो हमने निकाला ना 17.5 इट्स नोन एज ओ ए आर, पर पर स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन रेट, कि पर यूनिट आपने बच्चे से कितना चार्ज करना है। फिक्स कॉस्ट के नाम पे मैंने सिर्फ 17.5 चार्ज करना है हर बच्चे से, ठीक है। अब लेट्स से मैं अगर एक और एग्जांपल दूं, ये लेट्स से रेंट है इसका 50,000, ठीक है। अगर एक अकेडमी में 10 एस्टिमेट किए कि 10 स्टूडेंट्स आएंगे, तो हर बच्चे से कितना चार्ज करेगा, वो 5,000 चार्ज करेगा, 50,000 डिवाइड बाई 10। अगर वो 20 एज्यूम करता है तो वो 2500 हो जाएंगे, सही है। तो इस तरह से आपकी फिक्स कॉस्ट कम होती रहती है पर स्टूडेंट के हिसाब से, आप बांटते रहते पर स्टूडेंट के हिसाब से, सही है। अब लेट्स से इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपका था रेंट, आपकी थी इलेक्ट्रिसिटी, आपका था आईटी इक्विपमेंट्स, आईटी सपोर्ट। लेट्स से आपने जो 20,000 का अज्यूम किया था ये रहा, वो नहीं हुआ, और लेट्स से वो हुआ लेट्स से 15,000 आपका रेंट हुआ। आप बहुत लकी निकले, आपकी नेगोशिएटिंग पावर्स बहुत अच्छी थी। आपने सोचा 5,000 का रेंट आया, लेकिन नहीं 10,000 का रेंट आया, ठीक है। ये देखो आपने 5,000 अज्यूम किया था। फिर आईटी सपोर्ट वाला आपको सस्ता नहीं मिला, महंगा मिला, 10,000 मिला, ठीक है। फिर आपको आईटी इक्विपमेंट सस्ते मिल गए, लेट्स से 2,000 से मिल गए 3,000 की जगह। तो आपको टोटल कॉस्ट इन एक्चुअल कितनी लगी? This makes it 25,000, 25,000 plus 10,000 makes it 35, 35 plus 2 37,000। तो आपने सोचा था आपकी कॉस्ट 35,000 लगेगी टोटल, पर आपकी लगी कितनी? 37,000। अगर मैं ओ ए आर निकालूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, तो 37,000 डिवाइडेड बाई 2,000, ऐसा ही है। ये पर रेट एब्जॉर्प्शन रेट है, दैट मीन्स मुझे हर बच्चे से 18.5 चार्ज करना चाहिए था, ना कि 17.5। मतलब मैंने कम चार्ज किया है, मैंने अंडर चार्ज किया, मैंने अपने ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब कराए। अब इसी में कॉन्सेप्ट आ जाता है अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। अब लेट्स से एक्चुअल एक्सपेंस, आपका एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ आपको पता है, वो 37,000 है, ठीक है। इन रियलिटी जो आपको खर्चा हो रहा है वो 37,000 का हो रहा है, लेकिन चार्ज्ड आपने कितना किया है? चार्ज्ड ओवरहेड्स आपने बोला 2,000 बच्चे आएंगे, वो जो 2,000 बच्चे आए, ठीक है, रियल एक्चुअल में भी 2,000 बच्चे आए। आपने सोचा हर बच्चे से कितने चार्ज करेंगे? 17.5 चार्ज करेंगे, ठीक है। तो आपने कितना चार्ज किया? ठीक है, तो आपने 35,000 चार्ज किया, ठीक है। दैट मीन्स आपने कम चार्ज किया, आपकी फिक्स कॉस्ट कंप्लीट नहीं हो पाई, सही है। ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आपने कम चार्ज किया, ठीक है। आपकी अजम्पशंस गलत थे, एस्टिमेट्स गलत थे, ठीक है। तो अब क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगी? आपके प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, ठीक है। अच्छा एक सीन तो ये हो गया। अब लेट्स से आपकी जो कॉस्ट है वो वही रहती है आपकी, लेट्स से आपकी इन एक्चुअल कॉस्ट 35,000 आई है, सही है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट्स से वो चेंज है, एंड लेट्स मेक इट एज 3,000। आपने सोचा ही नहीं था भाई 3,000 आ जाएंगे, तो एक्चुअल एक्सपेंस जो आपका है वो अब 35,000 है। आपने बोला जो हमने एस्टिमेट किया था वही हुआ, 35,000 ही हुआ, सही है। लेकिन चार्ज कितना किया आपने कस्टमर से? आपने कस्टमर से 3,000 कस्टमर से चार्ज किया, और हर कस्टमर से 17.5 उसके नाम पे, फिक्स कॉस्ट के नाम पे। 3,000 इंटू 17.5 दैट मेक्स इट 52,500। आपने ओवर चार्ज कर लिया इस बार, ओवर चार्ज्ड, ठीक है। अब ये भी गलत है भाई, आपका कस्टमर भाग जाएगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। माइनस मैं अगर करूँ 35 तो ये होता है 17,500। आपने 17,500 ज़्यादा चार्ज कर लिया।
तो इसलिए बोलते करेक्ट प्राइसिंग इज़ वेरी मच नीडेड, करेक्ट कॉस्टिंग इज़ वेरी मच नीडेड। आपने बोला था 5,000 कोट करूँगा, अगर हम लोग उसका P&L भी बनाएं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनाए इसका, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो अक्सर पूछ रहा होता है कि आप बना के दो। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर मैं सेलिंग प्राइस देखूँ, मुझे पता था मैंने 5,000 चार्ज करनी है और मेरे पास 2,000 बच्चा है, कंसिडरिंग द फैक्ट एज केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 5 × 2 = 10 एंड ये आपका आ गया 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन की कॉस्ट। अब इसमें आप माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, दैट वाज 4,000, 4,000 × 2,000, दैट वाज आई गेस मेक्स इट 8 मिलियन, ठीक है। अच्छा, किसी भी ना कंपनी का जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट हो रही होती है ना, वो वेरिएबल कॉस्ट में निकल रही होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा होती है जो लग रही होती है, डायरेक्ट कॉस्ट है ना। तो आपके पास कितने बचे, 2 मिलियन। अच्छा, फिर फिक्स कॉस्ट के नाम पे आपसे निकले, आपने 3,000 रुपये की 17.5 चार्ज कर ली, सॉरी 3,000 नहीं, 20, बल्कि आप एक्चुअल एक्सपेंस लोगे, यहाँ पे आप क्या लोगे, एक्चुअल एक्सपेंस। यहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं करोगे, आप एक्चुअल एक्सपेंस डालोगे ना कि आपको भाई एक्सपेंस कितना हुआ। तो केस नंबर 1 के हिसाब से आपको एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है 37,000। नेट प्रॉफिट जो आया वो आपका कितना आ गया, अगर मैं 2,000 को माइनस करूँ 37 से, 1963 आपने कमा लिया, ठीक है। लेकिन अगर यही देखो, अगर यही 2 मिलियन होता, बिल्कुल यही होता और 35,000 कॉस्ट आती जो आपने अज्यूम की थी, तो कितना होता, 2,000 माइनस 35, दैट मेक्स इट 1965,000 होता, सही है। तो ये कहाँ से आपके गया, ये आपके प्रॉफिट से गया, ये 2,000, ठीक है, ये आपके प्रॉफिट में से गया। अब लेट्स अज्यूम केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में ग्रॉस प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हो रही, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो वही रहा, दैट इज 2 मिलियन, ठीक है। आपकी एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है, 35,000 लग रही है जो आपने अज्यूम की थी। अच्छा नहीं नहीं, एक सेकेंड, ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा क्योंकि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट भी इतने उससे चेंज नहीं होगा। लेट्स से अगर मैं आपको निकालना सिखाऊं कि देखो 2 मिलियन आपके प्रॉफिट्स कब आ रहे हैं, जब आपके 2,000 स्टूडेंट्स हैं, आपका चेंज हो गया सिनेरियो 3,000 होंगे, तो आई गेस ये 3 मिलियन आएगा। 2,000 डिवाइडेड बाई 2 × 3, यस इट्स गोइंग टू बी 3 मिलियन, ठीक है। और आपका नंबर ऑफ खर्चा कितना था, 35,000, आपका ये एस्टिमेट चेंज नहीं हुआ, आपका कौन सा एस्टिमेट चेंज हुआ कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा आ गया, दैट मीन्स आपने कस्टमर से ज़्यादा चार्ज किया, 2,965,000, ठीक है। कैसे कस्टमर से ज़्यादा चार्ज किया, आपने ओवर चार्ज किया जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, सही है। ज़्यादा स्टूडेंट्स थे तो आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट और कम होना चाहिए था, लेकिन आपने 17.5 पे रहने दिया, ठीक है। तो इस तरह से बनते हैं आपके P&Ls वगैरह। अब लेट्स क्विकली सी एन एग्जांपल जस्ट टू हैव अ क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ओके, ओवर हियर ये देखो क्या बोल रहा है, बी लिमिटेड यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, विच आई हैव मेंशन्ड इट अर्लियर एज वेल। जैसे अगर आप P&L बनाने बैठोगे तो सेलिंग प्राइस में से आप क्या माइनस करोगे, आप प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस करोगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे आप माइनस करोगे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस। इसी तरह से वो मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं, तो आप प्रोडक्शन कॉस्ट की जगह क्या लिखते हो, वेरिएबल कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की जगह क्या लिखते हो, फिक्स कॉस्ट, जो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल दी, दैट्स द स्लाइट डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, at one of its factory where 2 products are being made, Y and Z, the budgeted, जो इन्होंने पहले अज्यूम किया था, बजट बनाया था जिस पे, प्रोडक्शन फॉर जनवरी 2026 इज फॉलोज, कि भाई उन्होंने बोला था कि कितना प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, सही है। उन्होंने ये क्या सोचा था, अब ये कंपनी के परस्पेक्टिव से बात हो रही है, कंपनी ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने का सोचा था। उन्होंने बोला था वाई के हम लोग 3,000 यूनिट्स बनाएंगे और जेड के हम लोग 14,000 यूनिट्स बनाएंगे, और पर यूनिट बनाने का लेबर आवर कितना लगेगा, वाई को बनाएंगे तो 2.5 आवर्स लगेंगे, जेड को बनाएंगे तो 1.75 आवर्स लगेंगे। ये एग्जाम्पल आप एग्जामिनर आपको देता है कि भाई पर यूनिट के कितने आपको नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे। तो टोटल आवर्स में देखूँ
अगर फॉर द सेक कि एक यूनिट बनाने में 2.5 लग रहे हैं और हमने कितने यूनिट्स बनाए 8,000, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 2,000, सॉरी 8,000 इंटू 2.5, 8,000 इंटू 2.5, दैट मेक्स इट 20,000 आवर्स। ठीक है, इसी तरह से इसको करेंगे 14,000 को 1.7 से, 14,000 इंटू 1.7, दैट मेक्स इट 23,800। तो इन टोटल आपके जो आवर्स लग रहे हैं वो 43,800 लग रहे हैं, हमने टोटल आवर्स निकाल दिए। अच्छा, आपने क्या बोला, आपके जो बजटेड ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं, 67890, मतलब रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो, सही है। अच्छा, अब की किस पे डिवाइड करेगा, मैंने एकेडमी की बात करी थी तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करा था, यहाँ पे ये नंबर ऑफ यूनिट्स से करेगा या तो आर्ट्स से करेगा, जो भी एक सूटेबल बेस होगी वो एग्जामिनर आपको ज़रूर मेंशन करेगा कि किससे डिवाइड हो रहा है। क्या बोल रहा है, देखो, कैलकुलेट 2 डेसिमल प्लेसेस। आपने देखो जब एग्जामिनर मेंशन करता है ना कि भाई आपने 2 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर छोड़ना है या जिस पे भी, मेक श्योर यू आर डूइंग इट what is required. The overheads to be absorbed by 1 unit of each product using the direct labor hour method. क्या बोल रहे हैं, आपने किसको बेस बनाना है, डायरेक्ट लेबर आवर को बनाना है। ठीक है, आपने बताना है कि भाई कितने ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए हैं वाई को बनाने में, टोटल वाई को बनाने में, और टोटल जेड को बनाने में। देखो ये जो ऊपर दिया हुआ है ना, ये आपको टोटल दिया हुआ है, इसमें वाई भी है प्लस जेड भी है। ठीक है, पर ये बोला मुझे तोड़ के दो, वाई में कितने लगे, जेड में कितने लगे, और बेसिस क्या यूज़ करोगे तुम, डायरेक्ट लेबर आवर यूज़ करोगे। अच्छा सही। अच्छा, पहली कैलकुलेशन क्या होगी, पहली कैलकुलेशन होगी टोटल बजट आप बोल दो, टोटल बजटेड एक्सपेंस। सही है, आप पहले देखो तो सही, इसको तोड़ दो, किस में तोड़ोगे, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, आप तोड़ो तो सही। सही है, आपने तोड़ा, दैट इज 67890 डिवाइडेड बाई 43,800, जैसे वहाँ पे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे तोड़ा था। अब लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट, सो इट्स कमिंग इट एज 1.56 आवर्स आ रहा है। ठीक है, तो मैं और भी आगे नंबर आ रहा है तो मैं इसको सॉरी 54 आ रहा है तो मैं इसको 55 कर दूंगी, पर आवर कर दूंगी, जैसे वहाँ पे पर स्टूडेंट था। ठीक है, अच्छा ये तो 1.55 पर आर आ गया, इसने बोला मुझे निकाल के दो 1 यूनिट का। सही है, अच्छा अब देखो मेरे को पता है 1.55 पर आर लग रहा है वाई को बनाने में, सॉरी 2.5 आवर्स लग रहे हैं वाई को बनाने में। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन रेट ओ ए आर, हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है ओ ए आर, जो हर प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब कराएंगे वो हम लोग पर आर पे कराएंगे, कि अगर किसी ने 2 घंटे लिए तो 1.5 इंटू 2। ठीक है, अब इसने 2.5 आवर्स लिए हैं तो 2.5 इंटू 1.55, ठीक है, इस पर इतना चार्ज होगा, तो दैट मेक्स इट एज 3.88 पर यूनिट, जैसे वहाँ पे हमने 17.5 पर यूनिट निकाला था। ठीक है, इसी तरह से ये तो आ गया वाई का, जेड का देखो तो 1.7 लग रहे हैं और इसने बोला कि हर घंटे पे 1.55 आपने रेट देना है, दैट मीन्स 2.64 पर यूनिट। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगेन दिस इज़ द ओ ए आर जो हम चार्ज करेंगे फिक्स कॉस्ट के नाम पे, वेरिएबल कॉस्ट तो अलग होगी और ये ओ ए आर अलग जाएगा पर यूनिट पे जब आप जो है वो पी एन एल बना रहे होगे। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट, अब देखो जिसने बोला टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स, यहाँ पे हमने क्या निकाला था, 1 यूनिट निकाला था, पर यूनिट निकाला था, ये रहा पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट निकाले, अभी बोला मुझे टोटल तोड़ के दे दो, कि भाई देखो अमाउंट 67890 का ही बनेगा। ठीक है, पर आप मुझे हमें तोड़ के दे दो, सही है, तो हम तोड़ के दे देते। देखो आपको पता है इसके लग रहे हैं 3.88 और इस पर लग रहे हैं 2.64 पर यूनिट। आपने इसके कितने यूनिट्स बनाए, आपने इसके यूनिट्स बनाए हैं 8,000। ठीक है, तो आपको टोटल पता चल जाएंगे। इसी तरह से आपने ये कितने यूनिट्स बनाए हैं, ये आपने बनाए हैं 14,000 यूनिट्स। ठीक है, तो आपको इसका भी पता चल जाएगा। तो इट इज़ कमिंग इट एज 31040 एंड 36960। ओके, अच्छा बोलते हैं मुझे आप 2 रीज़न बताओ जिसके अंडर एब्जॉर्ब होगा। अंडर एब्जॉर्ब कब कब होता है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो। ठीक है, कम स्टूडेंट्स होंगे मतलब आप कम चार्ज कर पाए लोगों पे, ऐसा ही है। अच्छा, ये तो वन ऑफ द रीजंस हो गया। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया था कि मैंने आपको बताया था कि अ, आपके जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो ज़्यादा हैं, एक्चुअल एक्सपेन
इज ग्रेटर, आपका एक्चुअल एक्सपेंस जो लग रहा है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। लेट्स से आपका 67890 की जगह 70,000 लग गया, तो आपने 67890 चार्ज किए होंगे, ठीक है। तो आपका जो है एक्सपेंस ग्रेटर था, आपने चार्ज कम किया, तो अगेन अंडर चार्ज है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है। ओके, अब देखो इसमें ना नया कस्टमर की कैलकुलेशन है कि नए कस्टमर को प्राइस कैलकुलेट करके देनी है, ठीक है। अगेन इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बोलते हैं कस्टमर हैज़ ऑर्डर 1200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जेड फॉर डिलीवरी इन जनवरी 2026। सही है, 1200 यूनिट्स मांगे, सही है। हम लोग जेड के कितने करंटली यूनिट्स बना रहे हैं, हम लोग जेड के बना रहे हैं 14,000 यूनिट्स करंटली, करंट 14,000। अच्छा, ये हो सकता है इन एडिशन हो या फिर इसी में कस्टमर आता होगा, ये बताएगा एग्जामिनर। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोडक्ट जेड। बोलते हैं वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट जेड रिक्वायर्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग 7, ठीक है। ये डायरेक्ट मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है। ऊपर जो दी हुई है वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है, और इधर सारी प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है। लेबर जो लगेगा वो पर आवर लगेगा। अच्छा देखो, ये इसको जेड को बनाने में 1.75 आवर्स लगते हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें बता दिए 1.7 लगते हैं। अब और आप हर लेबर को कितना पे करोगे, 11 रुपीज़ पे करोगे, तो इसकी कॉस्ट आ गई 18.7। ऑल राइट, ठीक है। तो ये 18.7 पर यूनिट आ गई, ठीक है। इधर पर यूनिट दिया हुआ था, देखो 1 यूनिट, तो मैंने भी सारा पर यूनिट में करना चाहा, 7 रुपीज़ दिया हुआ है इसने में, ठीक है। अब 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड रिक्वायर्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग, उसने पहले ही बता दिया हर यूनिट पे 7 पर यूनिट लग रहा है, ठीक है। तो मैंने इसलिए पर यूनिट दोनों को कर दिया। अच्छा, सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑर्डर इज सेट टू अचीव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 33 पॉइंट, अच्छा अब 1 3 को डिवाइड करो ना तो ये आता है 33.33%, ठीक है। अगर आप इसको सही से डिवाइड करके देखो ना तो इट्स गोइंग टू बी 33.33%। इसने हमें प्रॉफिट मार्जिन भी बता दिया। अच्छा, मार्जिन और मार्केट में डिफरेंस है, विल बी टॉकिंग अबाउट इट। ओके, अच्छा अब हम लोग जब कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हमने बताना है प्राइस कितनी कोट करें कस्टमर को, ठीक है। मतलब हमें कोई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनाने को नहीं दे रहा, मार्जिनल कॉस्टिंग बनाने को दे रहा, बोल रहा है हमें प्राइस टू कोट बताओ। सही है, मैं पहले डायरेक्ट मटेरियल का हिसाब लगाऊंगी कि भाई मुझे लग रहे हैं 7 पर यूनिट और 1200 वो मांगेगा, ठीक है। फिर मैंने डायरेक्ट लेबर का हिसाब लगाया कि भाई 18.7 पड़ रही है और वो 1200 मुझसे लेगा, ठीक है। मैंने दोनों का हिसाब लगाया, तो इट इज़ कमिंग इट एज 8400 और 22,440, ठीक है। फिर मैंने OAR का भी हिसाब लगाना है, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का। मैं 1200 यूनिट्स हैं और पर यूनिट मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ ऊपर, ये रहा 1.7 सॉरी 2.64 पर यूनिट, सही है, 2.64 पर यूनिट, 2.64, सो इट कमिंग इट एज 3168। अब मैं देख रही हूँ टोटल कॉस्ट जिसमें फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट है, या आप प्रोडक्शन कॉस्ट बोलो, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस द नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। सो इट इज़ कमिंग इट एज टू बी 17004। अच्छा, अब इसने बोला आप प्रॉफिट चार्ज करो, ठीक है, कितना 33.33%। इसके बाद इसको इसमें ऐड करो और सेलिंग प्राइस बता दो कस्टमर को, बहुत ईजी है। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है मार्कअप और मार्जिन में समझना। देखो, एक होता है मार्कअप, एक होता है मार्जिन। मार्जिन लगता है सेलिंग प्राइस पे, मार्कअप लगता है कॉस्ट पे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी सेलिंग प्राइस है, आपकी कॉस्ट है और आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। अब लेट्स को कॉस्ट जो आपका आ रही है वो 100 आ रही है, सही है। लेट्स टेक इट कि आपको 100 आ रही है, आपने बोला मैंने 100 का 20% लेना है, ठीक है। तो मतलब 100 का 20% आप चाह रहे हो कि आपका प्रॉफिट हो, दैट मीन्स 20 आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, और इसको इसमें ऐड करोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस डिटर्मिन हो जाएगी 120, ठीक है। अच्छा, मार्जिन में आप ऐसा नहीं करते, मार्जिन इज़ अ डिफरेंट केस। मार्जिन में आप सेलिंग प्राइस अगेन कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, आप कहते हो कि भाई मुझे सेलिंग प्राइस का 20% हो, ठीक है, सेलिंग प्राइस का 20% हो, ठीक है। लेट्स से अच्छा ये इसका कॉस्ट में कोई ताल्लुक नहीं है, आपको कॉस्ट आपको पता है आपकी 100 है, ठीक है। और आपने वो कस्टमर को कोट कर दिया है लेट्स से, बल्कि लेट्स से इसमें केस होता है कि आपकी कॉस्ट जो है वो 80 है, ठीक है, और आपने 100 लेने,
सही है, और आपने 20% लेना है, 100 का 20%, ओके। अगेन याद रखना सेलिंग प्राइस का 20% होता है, तो इट्स गोइंग टू बी 20। सही है, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट का 20% ले रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस का 20% ले रहे होते हैं। सही है। अच्छा, अगर मैं ये देखूँ तो ये जो है ये 120% है, ये जो है ये 100% है, और ये है 20%। ऐसा ही है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। पर यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे प्राइस है 100%, कॉस्ट है 80%, और मार्जिन है आपका 20%। सही है, ये यहाँ पे ये केस होता है, दैट्स डिफरेंस। आपने बस परसेंटेजेस याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो सेलिंग प्राइस नहीं पता, सेलिंग प्राइस मार्जिन में क्या होगी, हमेशा 100% होगी, ठीक है, 100% होगी, ठीक है, मुझे ये नहीं मालूम। प्रॉफिट मुझे पता चल गया 33.33% है, ठीक है। तो अच्छा, ये है 33.33%। तो अगर मैं 100 में से ये माइनस कर दूँ, अगर मैं 100 में से इसको माइनस कर दूँ, तो मुझे कॉस्ट का पता चल जाएगा कि कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। अगर आप माइनस करके देखो क्या आता है, लेट्स सी, 100 माइनस 33.33, दैट मेक्स इट 66.67%। ठीक है, अब मुझे इसका परसेंटेज पता है। अब ये थोड़ी सी मैथ्स है इसमें, देखो 17004 रिप्रेजेंट्स व्हाट, 66.67%। ठीक है, अब मुझे निकालना है प्रॉफिट, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको प्रॉफिट परसेंटेज से, दैट इज 33.33%। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट। और अगर मैं थोड़ा सा ईजियर वे समझाऊँ तो 17004 रिप्रेजेंट्स व्हाट, 66.67%। तो 33.33% रिप्रेजेंट्स एक्स, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज गोइंग टू जनरेट द सेम आंसर। ठीक है, ये 17,004 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 33.33 से, और ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई डिड हियर। ठीक है, तो प्रॉफिट जो आ रहा है वो आपका आ रहा है, एक्चुअली एक सेकेंड, एक जगह गलती हुई है मुझसे। यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट थी, इट्स नॉट 17,004, इट्स एक्चुअली क्या, एक सेकेंड, कॉस्ट इज एज 34008, सॉरी, आई एम सो सॉरी, दैट्स कैलकुलेशन एरर। तो यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34008 रिप्रेजेंट्स व्हाट, 66.67% इन टू 33.33%, जो कि मैंने निकालना है। तो इट इज़ कमिंग अप एज 17004। ठीक है, अब यूल एड इट अप और आपका आंसर आ जाएगा 51012। तो दैट इज़ द प्राइस दैट यू नीड टू कोट टू द कस्टमर। I hope this session is helpful to identify how the overheads absorptions are being calculated, how costing is being done, whether it's a variable cost or the fixed cost. The next time we'll be talking about absorption costing and the margin costing.